बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, तशवीशनाक खबरें, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी है और मज़ीद उसमें बेहतरी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। दो तीन खबरें मैं आपसे शेयर करूँगा क्योंकि ये खबरें हवा में नहीं हैं, बल्कि मुझे किसी ने ऐसे नहीं है कि बस ठीक है जी बता दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वो खबरें हैं, ये वो डिस्कशंस हैं जो कि इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स आपस में कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स कर रहे हैं, सफारत खानों में डिस्कशंस हो रही हैं, बंद कमरों में हो रही हैं। बड़े बड़े सनतकार, वो जिनकी नब्ज पे हाथ होता है, हालात के नब्ज पे, वो ये बातें कर रहे हैं, सनतकार कर रहे हैं, कारखानादार कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े माली स्टेक्स जो हैं वो होते हैं, माली स्टेक्स होते हैं, सियासी मफादात होते हैं, मुआशी होते हैं, स्ट्रेटेजिक होते हैं। वो सफारत खाने भी इस वक्त पाकिस्तान पे नज़र रखे हुए हैं, पाकिस्तान के हालात पे नज़र रखे हुए हैं। और मामला किस तरफ जा रहे हैं? मामला जा रहे हैं इस वक्त अल्लाह ये बातें की जा रही हैं कि कम अज़ कम, वो कहते हैं कि कम अज़ कम एमरजेंसी प्लस और माशाल्लाह 3 साल की टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, अब इन पे बात हो रही है। अब ये इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत है, सो कॉल्ड जमहूरियत है, 14 जमाती इत्तेहाद इस वक्त का मौजूद है, वो हुकूमत कर रहा है, 2 सूबों में हुकूमत मौजूद है, 2 सूबों में निगरान हुकूमत मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, इलेक्शन करवाने हैं, आइन हमारा मौजूद है, आइन पे आइन में हर चीज़ दर्ज है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन आइन पे अमल नहीं किया जा रहा और अमल दानिस्ता नहीं किया जा रहा, आइन को एक साइड पर रखा जा रहा है। और हालात किस तरफ जा रहे हैं? हालात 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी वाली जा रहे हैं या इमरजेंसी प्लस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कल जो एक काम किया गया वो गैर मामूली काम है और वो मीडिया के लिए भी अलार्मिंग है, वो हमारी अदलिया के लिए भी अलार्मिंग है। अगर अदलिया और मीडिया पर्सन्स आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिल बैठेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, और मीडिया के खुद लोग भी और अदलिया भी, ऑनरेबल जजेस भी, तो ये बात ज़हन में रखें कि 3 नवंबर 2007 को जो कुछ हुआ था उससे भी बड़ा काम हो सकता है, उससे भी बड़ा काम हो सकता है। और उसकी डेडलाइन जो दी जा रही है वो 15 से 20 मार्च के दरमियान की दी जा रही है। 15 से 20 मार्च की दरमियान की ये तारीख दी जा रही है कि 15 से 20 मार्च के दरमियान कुछ बड़ा हो सकता है, खुदा ना खास्ता कुछ बड़ा हो सकता है। उससे पीछे चले जाएं, उससे पीछे चले जाएं 3 नवंबर 2007, बल्कि उससे आगे जाएं। 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी के बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और वो था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था और दिसंबर रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था। तो ये सारे मामलात जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं और उसके नताइज क्या निकले थे? तलखियाँ बढ़ी थीं। अब भी उसी तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर, साबिक वजीर आज़म, वो अलल ऐलान ये बता रहा है, वो रिकॉर्ड करवा चुका है, वो दुहाइयाँ दे रहा है, उस पर कातलाना हमला हो चुका है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही, को होश के नाखन बिल्कुल नहीं लिए जा रहे। और बजाय इसके कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज करें और बैठ के बात करें और इस गलत फहमी को दूर किया जाए, क्योंकि एक कातलाना हमला जब हो चुका है तो दूसरे कातलाना हमले की से इनकार नहीं किया जा सकता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे 2 हमले हुए थे, एक कारसाज में जिसमें वो बच गई थी, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था, और दूसरा पिंडी में हुआ था जिसमें वो जानबर नहीं हो सकी थी और शहीद हो गई थी, अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तो हालात उसी तरफ जा रहे हैं। हालात बिगड़ते बिगड़ते दिसंबर तक पहुंच गए और फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी वर्दी बचाने के लिए, अपने इख्तदार को दवाम देने के लिए, अपने आप को गैर महफूज तस्वर करते हुए इमरजेंसी लगा दी थी। उस वक्त तो था मार्शल्ला, उस वक्त तो चीफ एग्जीक्यूटिव वो खुद थे, वो सब कुछ, आर्मी चीफ भी थे, सब कुछ थे, लेकिन उसके बाद हालात कितना अरसा तक खराब रहे और वकला तहरीक चलती रही, पाकिस्तान रीस्टेबल रहा, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं था। अब भी ऐसा ही होने की तरफ खतरात जो हैं, इत्तलाआत ये हैं, ब्यूरोक्रेट्स खुल के ये बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपने खानदानों की टिकटें कटवा के बैठे हैं, अपने खानदानों के लोगों को बाहर भेज चुके हैं और टिकट्स कटवा के बैठे हैं कि बस पहली फ्लाइट, अगर खुदा ना खास्ता कुछ, पहली फ्लाइट पे हम उड़ जाएंगे। ये है सिचुएशन इस वक्त की। और जो डिप्लोमेट्स हैं जो पल्स भेज रहे हैं पाकिस्तान के बारे में,
پاکستان کے حالات کے بارے میں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر آپ کی جان پہچان ہے سفارت خانوں میں تو آپ اپنے جاننے والوں سے ذرا گپ شپ لگا کے دیکھیں، سفارتکاروں سے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ لیکن ہم ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب جو صورتحال پلاننگ وہی کی جا رہی ہے۔ 3 نومبر 2007 والا اسکرپٹ آپ ذہن میں رکھیے، شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، بڑھتی جا رہی تھی کشیدگی، حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، اور 3 نومبر 2007 کا معاملہ آ گیا۔ سپریم کورٹ ایک کیس سن رہی تھی کہ مشرف صاحب کو وردی میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، سپریم کورٹ یہ فیصلہ سن رہی تھی۔ ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے، 3-4 مقدمے سن رہی ہے، اور معاملہ وہیں کا وہیں ہے۔ کورٹ روم کمرہ نمبر عدالت نمبر 1 کے معاملات، وہاں پہ کیسز ہیں، امپورٹنٹ مقدمات چل رہے ہیں، اور اس میں اس وقت صورتحال ذرا تھوڑی سی مختلف ہے۔ اس وقت سیاسی حکومت ہے، 14 جماعتی اتحاد ہے، جمہوریت ہے، آئین موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ کسی قسم کا کوئی نہ ایوان صدر میں کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا ہے، نہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہے، پارلیمان کام کر رہی ہے، 2 صوبوں میں 2 پارٹیوں کی حکومت ہے، 2 صوبوں میں نگراں حکومتیں ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حالات جو ہیں وہ جا رہے ہیں خرابی کی طرف۔ عمران خان صاحب علیہ اعلان کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اب ڈاکٹر محمد پیرزادہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ایک اور اسیسینیشن ہو سکتی ہے خدا نخواستہ، اور وہ رانا صاحب کا بتا رہے ہیں۔ تو کیونکہ ایمرجنسی اس کی ایک آپ کو ریزن بتا دوں کہ اچھے لوگوں کی اکثریت ہے ہر جگہ پہ، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اور اداروں میں بھی، اور ہر جگہ پہ اچھے لوگوں کی اکثریت موجود ہے۔ لیکن جو سیاسی بونے ہوتے ہیں، جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جن کو خطرہ ہے کہ اگر حالات مستحکم ہوئے، اگر پولیٹیکل پلیئرز آپس میں بیٹھ گئے، اگر پولیٹیکل پلیئرز اور ملٹری لیڈرشپ آپس میں بیٹھ گئے، پی ٹی آئی اور ملٹری لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ پھر نقصان کس کو ہوگا، سب سے زیادہ چمڑی دمڑی کس کی جائے گی، کس کے احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ جو کردار ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ باجوہ باقیات، اور یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارا کھیل انہوں نے کھیلا تھا، اور وہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے چھوٹے مفادات کے لیے بہت بڑا نقصان کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو خوف کی علامت ہے، یہ خوف و ہراس اور ایک دوسرے سے ڈرایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے کیا ڈرایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ فلیکسیبل نہیں ہے، اس کے پاس میجورٹی کے ساتھ آئے گا، یہ ہمیں بھی کھا جائے گا، یہ سب کو کھا جائے گا، یہ ٹارزن ہے، یہ درندہ ہے، اس طرح کی۔ تو ہمیں کمزور حکومت چاہیے، ہمیں یہ 14 جماعتی اتحاد، انہی کو ذرا مینج کر کے انہی کو آگے لانے کی کوشش کرنی چاہیے، عمران خان صاحب کو پیچھے کریں، کیونکہ عمران خان صاحب اگر سنگل میجورٹی پارٹی آ گئی تو ہمارے قابو میں نہیں رہے گی۔ یہ ڈرایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی اس ڈر کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو درمیان میں جو تیلیاں لگانے والے ہیں وہ بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ جو تیلی لگانے والے ہیں وہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، وہ صورتحال کو نارمل نہیں ہونے دے رہے۔ پولیٹیکل پلیئرز، مسلم لیگ نواز کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے سنگینی کا، اور یہ خاص طور پہ مریم صاحبہ۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک آسم نام کا ٹویٹر اکاؤنٹ تھا، وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور تصویر لگائی ہوئی تھی مریم صاحبہ کی، اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور اوپر مریم صاحبہ نے اس کو کہا کیسے ہو آسم۔ یہ ایک ایسی تیلی ہے، یہ ایک ایسا کام کیا گیا کہ جو پہلے ہی جو وہ لگی ہوئی ہے آگ، کیسے ہو آسم، اور آسم پتہ ہے آپ کو جنرل عاصم منیر صاحب کا نام ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں از خود نقصان پیدا کر رہی ہیں ادارے کے لیے، کیونکہ اس طرح کے جو ٹویٹس اور اس طرح کی زو مانی گفتگو اور بین السطور باتیں کرنا اور اشارہ کرنا کیسے ہو عاصم، تو یہ کام انہوں نے پہلے باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا ہے، پہلے کیانی صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے، کاکڑ صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا ہے، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا ہے، اور جہانگیر کرامت صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ لگا دیا اور یہ ہم نے احسان کیا ہے، تو یہ اس احسان کا بدلہ لیتے ہیں۔ کیسے ہو عاصم، یہ ایک ہے، اور اس کے بعد پھر جو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوئی اور وہ جو کچھ ہوا، ہو از ریسپانسیبل، تو کون تھا اس کا ذمہ دار؟ یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں ان کو باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔
3 नवंबर, अब जो कल काम किया गया, इमरान खान साहब का ब्लैक आउट कर दिया गया, और इमरान खान साहब के ब्लैक आउट करने के बाद पूरा चैनल का लाइसेंस ही मनसूख कर दिया ARY का, और विद इन 15 मिनट्स आप अंदाजा करें कि 15 मिनट के अंदर अंदर चैनल बंद कर दिया गया। और वो चैनल बंद है, 4,500 खानदान है उस चैनल से वाबस्ता, 4,500 खानदान, और हर खानदान में 5 लोग कम से कम होते हैं, उनके बच्चों की तालीम है, स्कूल है, कहाँ क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट है, और नाश्ते हैं, रोटी है, रोटी कितनी महंगी हो चुकी है। तो ये सूरत हाल है, हजारों खानदान, और ये काम किया जा रहा है। और मीडिया, बदकिस्मती सी बात है कि मीडिया तकसीम है, और एक टीवी चैनल बंद होता है, दूसरा टीवी चैनल जिक्र नहीं करता, उसका बिल्कुल जिक्र नहीं करता। ये खुशकिस्मती है कि इस्लामाबाद में और मुल्क भर में जो एहतजाज हो रहे हैं, अब उसमें मुख्तलिफ आवाज़ें यकजान हो रही हैं। सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट की, ओनर्स की बात नहीं कर रहा, वर्किंग जर्नलिस्ट। और उसमें मुझे पता चला कि मुनेज़िर जहांगीर भी आई हैं और बाकी लोग भी आए हैं, तो ये एक अच्छी अलामत है। तो जहन में रखिएगा कि एमरजेंसी अगर लगती है, 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी में पहला टारगेट ऑनरेबल जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट के जजेस थे, दूसरा टारगेट मीडिया था, और दोनों ने बहुत भुगता लंबा। और अभी भी अगर ऑनरेबल जजेस, क्योंकि ऑनरेबल जजेस अगर आला अदलिया मुत्तहिद नहीं होती, मुत्तफिक नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन पे मुत्तहिद हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में मुत्तफिक हो जाए, ये जो आपको तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, आपको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, धमकाया जा रहा है, ब्राइब करने की कोशिश की जाती है, इसका डटकर मुकाबला करें। और उसके बाद मीडिया जो है, मीडिया को भी चाहिए, मीडिया पर्सन को भी, एंकर पर्सन का कुछ नहीं जाना, तगड़े जो भारी भरकम तनख्वाहदार लोग हैं उनका कुछ नहीं जाना, क्योंकि हजारों नहीं लाखों तमाम टीवी चैनल में लाखों लोग हैं जो कि कम आमदनी वाले होते हैं, ड्राइवर से लेके, एक पियोन से लेके, चपरासी से लेके, एक चाय बनाने वाले से लेके ऊपर तक बेशुमार लोग हैं, क्योंकि DSNG के लोग हैं, DSNG ऑपरेटर हैं, हेल्पर होते हैं, कैमरामैन होते हैं, ये सारे के सारे लोग कम आमदनी वाले हैं, रिपोर्टर्स हैं, इनका तो सत्यानाश, पहले ही हालात खराब है, मजीद सत्यानाश हो जाएगा। और एक टीवी चैनल बंद करने का मकसद क्या होता है, तो ये तमाम टीवी चैनल्स को धमकाया जा रहा है। तो 3 नवंबर 2007 और उसके बाद फिर हुआ था दिसंबर 2007 में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने तारीख का हिस्सा हैं। तो इसलिए जनाब वो लोग, वो जो स्पाइलर्स हैं, वो हर पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद हैं, वो हर इदारे में मौजूद हैं, वो नहीं चाहते कि हालात नॉर्मल हों, हालात में सुकून आए। उसकी वजह यह है कि वो खुद बोने हैं, वो छोटे लोग होते हैं, वो अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाने के लिए वो ये सारे काम करते हैं और वो हालात को ठीक होने ही नहीं देते। इसलिए मीडिया के दोस्त, ऑनरेबल जजेस, और मैं अपनी मिलिट्री लीडरशिप से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से और पॉलिटिकल लीडरशिप से ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि बंद कमरों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, खतरनाक बातें हो रही हैं और इससे बचना चाहिए। वो 3 नवंबर 2007 वाले हालात हों, 27 दिसंबर वाले हों, या फिर खुदा न खास्ता मार्शल की तरफ जाएं, तो बचना कुछ नहीं है, क्योंकि पहले ही हम रुल चुके हैं और हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ये जियो पॉलिटिक्स और जियो सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसका हम शिकार हो चुके हैं। और पाकिस्तान के 22-24 करोड़ अवाम जो है वो बहुत अच्छे हैं, वो अभी तक अगर बदअमनी उन्होंने नहीं फैलाई, वो अभी तक घरों में बैठे हैं, वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, वो महंगाई को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका जीना दूभर हुआ है, उनके चूल्हे बुझ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो नहीं डंडा उठा रहे, वो नहीं अमन व अमान का मसला पैदा करने की कोशिश कर रहे, नंबर 1 उनकी लीडरशिप ने उनको रोका हुआ है, नंबर 2 वो इंतजार कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, रे ऑफ होप छोटी सी है कि हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, इलेक्शन की तरफ जाएंगे और हम अपना गुस्सा वहां पे निकालेंगे। वो गुस्सा आप पे नहीं होगा। इसलिए ये जो डराया जा रहा है, इमरान खान आया तो ये कर देगा, इमरान खान आया तो ये कर देगा, इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो भी इस तासुर की नफी करें। ईवान सदर मौजूद है, सदर ममलिकत मौजूद हैं, वो एक बहुत अच्छा फोरम है, बहुत अच्छा चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, कोई साजिश करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पॉलिटिकल प्लेयर्स भी
ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان کو، کیونکہ مریم صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ لوز کر چکے ہیں، یہ میدان، یہ جنگ ہار چکے ہیں، سیاسی جنگ ہار چکے ہیں، اور سیاسی جنگ جیتنے کے لیے میدان سیاست ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایمرجنسی لگوا دیں، ایمرجنسی پلس لگوا دیں، مارشاء اللہ لگوا دیں، اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ بچ جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پالیٹکس وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہ ختم ہوگی، تاریخ یہی بتاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔